अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर डीबीटी स्कीम यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम जो है, इसने पूरे की पूरी भारत की जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, या फिर एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि सोशल वेलफेयर स्कीम भारत के अंदर जो चल रही थी उसको रिवॉल्यूनाइज्ड यानी कि उसके अंदर क्रांति लाने का कार्य किसी ने किया है, तो वो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि डायरेक्ट जो बेनिफिशरी जो लाभार्थी है उसके बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे ट्रांसफ़र जो है वो किए जाते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी देश होता है, कोई भी देश, तो उस देश की सरकार हमेशा से ही ऐसा चाहती है कि वो जो गरीब इंसान है या फिर जो डिसएडवांटेज्ड, जो ऐसा इंसान है कि जिसके पास प्रॉपर सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, उसकी वह मदद करे, जो पुअर गरीब लोग हैं उसकी जो है वो मदद करे। लेकिन इन सभी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको टारगेट कैसे करना, यह पता कैसे चलेगा कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझो कि मान लो कि सरकार एक ऐसी जाहिरात करती है कि जो जितने भी गरीब लोग हैं उसके अकाउंट के अंदर 2000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन नक्की कैसे होगा कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है? मतलब कि बेनिफिशरी जो है, बेनिफिशरी उसको टारगेट करना, जो लाभार्थी है उसको ढूंढना, यह बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट सरकार जो है वो तो सेंट्रल से, स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से जो फंड है वो रिलीज़ कर देती है, लेकिन लास्ट अंत में जो फाइनल बेनिफिशरी है उस तक पहुँचते जो रकम, जो अमाउंट, जो वेलफेयर की जो स्कीम है, वेलफेयर की जो अमाउंट है वह बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि बीच में मिडल मैन जो है वो उस पैसे को जो है वो उड़ा देते हैं या फिर अपने हिस्से में ले लेते हैं, करप्शन करके ले लेते हैं। तो इन सब के समाधान स्वरूप में एक चीज़ का ईजाद हुआ जिसका नाम है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें क्या किया जाता है कि सरकार डायरेक्ट जो बेनिफिट है, मतलब कि जो बेनिफिशरी है, उसी के बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। फॉर एग्जांपल समझो कि कोई इंसान है, उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, मान लो कि कॉलेज के अंदर उसको स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में ही जो है वो मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि पहले तो डुप्लीकेट नहीं होगा। डुप्लीकेट मतलब कि कई बार तो क्या होता था कि एक ही नाम के ऊपर 2-2, 3-3 लोग जो है वो यह सहाय यानी कि बेनिफिट जो है वो लेने का काम करते थे, तो यह डुप्लीकेट जो है वो ख़त्म हो गए। दूसरा, पहले क्या होता था कि अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग आइडेंटिटी बनाकर दूसरे लोगों का राइट्स, अधिकार जो है वो छीन लेते थे, तो यह भी ख़त्म हो गया, क्योंकि डीबीटी में सब कुछ आधार से और उन सब से लिंक होता है इसी तरीके से। तो मतलब आप अपने दिमाग में पहले एक बात तो फिट कर दो कि डीबीटी जो है उन्होंने क्रांति तो ला दी है, रिवॉल्यूशन तो ला दिया है, मतलब कि डीबीटी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। हाँ, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि डीबीटी जो है वो भी 100% सिक्योर है, डीबीटी से करप्शन खत्म हो गया या फिर डीबीटी से गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन डीबीटी ने जो भी अपने हिसाब से जो काम किया वो तो बहुत ही अच्छा है। एक तरीके से डीबीटी ने जो सोशल वेलफेयर स्कीम जो भारत के अंदर चल रही थी उसका संपूर्ण तरीके से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, अभी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन्होंने भारत की ये जो डीबीटी स्कीम है इसकी बहुत ही तारीफ़ की है, लाउडेड का मतलब इसकी तारीफ़ की है, और बोला कि यह डीबीटी जो है, डीबीटी स्कीम एज अ लॉजिस्टिक मार्वेल दैट हैज़ रीच्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड स्पेसिफिकली बेनिफिटेड वीमेन, द एल्डरली एंड फार्मर्स। उन्होंने बोला कि यह जो डीबीटी स्कीम से, इससे वीमेन, महिलाओं को, एल्डरली, वृद्ध लोगों को, और फार्मर्स, किसानों को बहुत ही फ़ायदा मिला है, और यह एक क्रांतिकारी पहल है। अभी समझते हैं कि डीबीटी इतना सफल हुआ, इतनी इसकी सफलता प्राप्त की, तो इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक थे, उन सब के बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात की इंक्लूसिव फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टम। आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होता है कि सरकार जो है वो डायरेक्ट कोई बेनिफिट है, सोशल वेलफेयर की कोई स्कीम का जो बेनिफिट है, तो वो डायरेक्ट जो बेनिफिशरी है उसके बैंक अकाउंट में वह जो है वो ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर, सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? किसी चीज़ को डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके पास क्या होनी चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पास बैंक अकाउंट होगा तभी तो सरकार जो है उसके अंदर जो है वो पैसे जो है ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक अकाउंट होना चाहिए, इट मीन्स कि उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि वह बैंकिंग व्यवस्था या फिर फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके साथ
जुड़ा हुआ होना चाहिए, वित्तीय समावेशन उसका हो चुका होना चाहिए। तो मतलब कि सबसे पहले डीबीटी की अगर सक्सेस सफलता है तो इसमें पहला फैक्टर क्या है, इंक्लूसिव फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टम। भारत के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टम के अंदर सबका इंक्लूसिव समावेश हो गया था। वेयर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, बहुत सारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर के जो लोग थे, सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड, पुअर, फार्मर, यह सब लोग जो है इनको अच्छी तरीके से फाइनेंशियल नेटवर्क में फॉर्मल तरीके से बैंक अकाउंट के या फिर यूनिक तरीके से इनको लिंक किया गया था। और उसमें अगर सबसे अच्छा कार्य था तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये जो जनधन योजना 2015 के आसपास लाई गई थी, तो इन्होंने एक क्रांतिकारी पगला ले लिया था कि सभी को बैंक अकाउंट दे दिया था। दूसरी अगर डीबीटी के बारे में सफलता की बात करें तो दूसरा इसका पॉइंट है कि मिशन मोड अप्रोच है। डीबीटी में इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं किया कि हर एक वेलफेयर स्कीम को जो है वो डीबीटी के साथ लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं किया, अलग अलग मिशन के द्वारा उसको लॉन्च किया। मिशन मोड अप्रोच जो है वो सरकार ने प्राप्त किया। गवर्नमेंट एंडेवियर्ड का मतलब अथाग प्रयत्न करना, बहुत संघर्ष प्रयत्न करना। गवर्नमेंट एंडेवियर्ड टू ओपन बैंक अकाउंट्स फॉर ऑल हाउस होल्ड, गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत कोशिश की कि हर एक हाउस होल्ड, हर एक घर के पास एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। एक्सपांडेड आधार टू ऑल, और ऐसा नहीं किया कि आधार कार्ड सब लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा कि डीबीटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो वह क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आधार होना चाहिए। क्योंकि ये डीबीटी से एक दूसरा फायदा यह होता है कि डुप्लीकेट जो होता है, डुप्लीकेट वह निकल जाता है, क्योंकि एक नाम के ऊपर जो है वो एक ही इंसान सहाय ले सकता है। तो यह डुप्लीकेट ना हो और एक ही इंसान को सहाय मिले, इसके लिए हमें सॉर्टिंग करना पड़ता है। तो सॉर्टिंग किस तरीके से होता है, वह आधार से होता है, क्योंकि आधार एक यूनिक नंबर होता है। एक इंसान का सिर्फ एक ही आधार नंबर मिल सकता है, दूसरा आधार नंबर उसे मिल ही नहीं सकता। तो जैसे ही आधार नंबर को बैंक में लिंक किया जाएगा तो क्या होगा, दूसरे इंसान को उसकी सहायता मिलेगी ही नहीं। तो दूसरा एक इसका फैक्टर क्या है कि आधार सब लोगों के लिए किया। दूसरा स्केल अप कवरेज ऑफ बैंकिंग एंड टेलीकॉम सर्विसेज। तीसरी यहाँ पर सुविधा यह है कि टेलीकॉम सर्विसेज जो है उसका स्केल उसको बढ़ावा दिया, बैंकिंग कवरेज जो है उसको भी बढ़ावा दिया। तीसरा फैक्टर जो डीबीटी के सक्सेस के पीछे है वो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड द आधार पेमेंट ब्रिज। इन लोगों ने क्या किया कि आधार और पेमेंट, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज, एक जो है एक पुल बनाने का काम कर दिया। कई बार आपने देखा होगा कि जो पेमेंट, पैसे वो आप आधार कार्ड की मदद से विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसकी बात मैंने इकोनॉमी का जो लेक्चर था, इकोनॉमी में जो NPCI जब मैंने चलाया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें डिटेल से की है। आप वो वीडियो एक बार देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ बात करते हैं कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या किया, आधार और पेमेंट का एक ब्रिज बना दिया। और इससे क्या हुआ, इनेबल इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू पीपल्स बैंक। इसकी मदद से सरकार डायरेक्टली पीपल्स बैंक, लोगों की जो बैंक होती थी उसमें डायरेक्टली मनी ट्रांसफर करने की सुविधा, फैसिलिटी इज़ वेरी इजी, बहुत ही सरल तरीके से प्राप्त हो गई। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दूसरी बात की AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड UPI जो है, इन्होंने भी ये डीबीटी की सफलता के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरीके से योगदान दिए है वो मैंने NPCI वाले वीडियो में बता दिए है। NPCI खुद भी एक रिवॉल्यूशन है, जिसने भी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, इसका भी बहुत सारा योगदान है। तो आपको यह मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, व्हाट आर द की फैक्टर्स बिहाइंड इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक है, और 1 2 3 4 ऐसे दे देंगे, ऑप्शन देंगे, ओनली 1, ओनली 2, तो आप यह सब जो है वो लिख सकते हैं। दूसरी बात समझते हैं एन इनेबलिंग पॉलिसी रिजियम। सरकार ने इस तरीके से पॉलिसी भी बनाई ताकि ये डीबीटी को जो है वो प्राधान्य दिया जा सके। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लिए जिससे डीबीटी जो है वो सफल हो सके। एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो डीबीटी को रेगुलेट करने वाली जितनी भी संस्थाएं थी, उन सभी रेगुलेटिंग बॉडीज का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार ने बहुत ही अच्छा किया, उसको सपोर्ट दिया। एंड अलाउड द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, प्राइवेट खिलाड़ियों को भी बोला कि आप डीबीटी का उपयोग कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल एजेंसी है उसका उपयोग कर सकते हैं, आप भी अपने हिसाब से जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी जो है वो खोल सकते हैं। एंड पब्लिक सेक्टर को भी बोला कि आप फाइनेंशियल सेक्टर में जो है वो अलग अलग जो चैलेंजेस है उसका समाधान स्वरूप में या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अलग अलग काम कर सकते हैं। तो यह तो हमने डीबीटी की सफलता, इसकी सक्सेस देख ली, लेकिन मैंने बोला कि फिर भी डीबीटी में कुछ चैलेंजेस, कुछ समस्याएं थी। अब समझते हैं कि हर्डल्स फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी। अभी भी डीबीटी का सफलतापूर्वक इंप्लीमेंटेशन, अमलीकरण करने के लिए कुछ हर्डल्स इसके अंदर छुपी हुई है। तो कौन कौन सी हर्डल्स है वो देखते हैं।
सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी लेयर्ड गवर्नमेंट मशीनरी। सरकार की जो मशीनरी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड है, मतलब कि अलग अलग लेयर है। ये जो सरकार की जो मशीनरी है इसके अलग अलग लेवल है। दूसरा कि इंडिया सर डाइवर्सिटी एक्सेस बैरियर्स एंड डिजिटल डिवाइड। भारत के अंदर डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत एक बहुत ही डाइवर्स यानी कि विविधता वाला देश है, तो कुछ लोगों के पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किसी के पास नहीं होता है। दूसरी बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी स्कीम। डीबीटी स्कीम का जो अमलीकरण किया गया उसके अंदर बात करें तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के स्वरूप में 2013-14 में इसका अमलीकरण जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया था। इन रूरल भारत, अगर ग्राम्य विस्तार के अंदर बात करें तो इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस। डीबीटी की मदद से रूरल इंडिया जो है, ग्राम्य विस्तार है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पारदर्शी तरीके से वित्तीय सहायता जो है, असिस्टेंस जो है वो मिलना बहुत ही आसान हो गया। डीबीटी हैज़ अलाउड द गवर्नमेंट, इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकी। और इसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी सरकार को जो है वो बहुत ही कम लगता था डीबीटी के माध्यम से। दूसरी बात करें एग्रीकल्चर स्कीम, बी इट फॉर फर्टिलाइजर। अलग अलग एग्रीकल्चर स्कीम जो है वो सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, जो फर्टिलाइजर के लिए हो सकती थी, या फिर अलग अलग जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, या फिर पीएम फसल बीमा योजना, या फिर पीएम कृषि सिंचाई योजना। यह अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड स्कीम थी। इन सभी स्कीम के अंतर्गत जो किसान होते थे उनको पैसे दिए जाते थे। तो यह सब पैसे जो है डीबीटी के माध्यम से जो है वो दिए जाने लगे। तो इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर स्कीम के लिए बैकबोन का काम करने लगा कौन, तो कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने बैकबोन की भूमिका निभाई। एमजी नरेगा के अंदर बात करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी एक्ट, इसकी बात करें तो इसके द्वारा जो बेनिफिट रिसीव्ड हुए थे, इसके अंतर्गत क्या होता है, रूरल एरिया के अंदर जो लोग काम करते थे तो उनको कुछ लाइवलीहुड, कुछ वेतन, कुछ पैसे दिए जाते थे। तो यह पैसे देने में भी इन लोगों ने, सरकार ने क्या किया कि डीबीटी का प्रयोग किया। तो इससे भी क्या होगा, द बेनिफिट रिसीव्ड अंडर द एमजी नरेगा एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्राइव द रूरल डिमांड सप्लाई चेन। इसकी मदद से क्या हुआ, ये जो डीबीटी थी इसकी डिमांड बढ़ने लगी और ग्राम्य विस्तार के अंदर एक तरीके से नेटवर्क, एक तरीके की चेन जो है वो क्रिएट हो गई। किसकी, डीबीडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का डिमांड वाली जो है वो चेन क्रिएट हो गई। तो ग्राम्य विस्तार के अंदर तो डीबीटी की सफलता के कारण कौन कौन से है, एमजी नरेगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, और यह सब है। अभी समझते हैं कि अर्बन, शहरी विस्तार के अंदर डीबीटी को सफल किसने बनाया। तो इस स्कीम में सबसे पहली बात है पीएम आवास योजना, क्योंकि आवास योजना के अंदर जो 1 लाख 2 लाख की जो सब्सिडी मिलती थी तो वो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आती थी। दूसरी एलपीजी पहल स्कीम, एलपीजी पहल स्कीम के अंतर्गत जो एलिजिबल बेनिफिशरीज थी तो उनको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ही फंड जो है वो ट्रांसफर किए जाते। दूसरी बात समझते हैं वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम, जो स्टूडेंट होते हैं उन सभी स्टूडेंट को अलग अलग स्कॉलरशिप देने के लिए, जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम या फिर अलग अलग कुछ भी पढ़ने के लिए जो सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती थी, तो उसके अंदर भी डीबीटी ने आर्किटेक्चर के रूप का जो है वो प्रयोग किया और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की। यहाँ पर आप एक कीवर्ड याद रख सकते हैं, डीबीटी आर्किटेक्चर। दूसरी बात समझते हैं कि डीबीटी की मदद से रिहेबिलिएशन जो प्रोग्राम हुआ करते थे, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिएशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, जो मैनुअल स्कैवेंजर यानी कि मानवीय जो है वो ड्रेनेज यानी कि अंडरग्राउंड गटर जो होती है उसको साफ़ करने का, अंदर घुसकर, अंदर जो नीचे उतर कर काम करते हैं, तो इससे कई बार उनकी क्या होती है, जीवन, उनका जान जो है वो चली जाती है। तो ऐसे लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर बोलते हैं। तो इनका रिहेबिलिएशन के लिए सरकार अलग अलग स्कीम जो है वो चलाती थी। सरकार ने ऐसी स्कीम की कि जो मैनुअल स्कैवेंजर का काम करने वाले लोग हैं उनको रिहेबिलिएट करके कुछ ऐसी सुविधा, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपना खुद का उद्यम शुरू कर सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है बन सके। इसके रिगार्डिंग इन्होंने स्कीम शुरू की थी। तो उसके अंतर्गत जो फंड ट्रांसफ़र करने होता था तो वो उसके लिए भी वो डीबीटी का सरकार उपयोग करती थी। तो मतलब कि सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम थी उसमें भी ये डीबीटी का प्रयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। तो मतलब कि रूरल एंड अर्बन दोनों एरिया के अंदर जो है वो डीबीटी ने तहलका मचा दिया, मतलब कि रिवॉल्यूशन, क्रांति ला दी। पेंडेमिक के दौरान तो आपको पता ही है सरकार ने अलग अलग गरीब कल्याण अन्न योजना और अलग बहुत सारी जो है आत्मनिर्भर भारत योजना, आत्मनिर्भर भारत के 5 अलग अलग एपिसोड लॉन्च किए थे और उसमें अलग अलग सुविधाएं, योजना, स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। इसके साथ साथ पीएम वेंडर, जो फेरिया लोग होते हैं उनके लिए भी पीएम स्वनिधि स्कीम और वो सब शुरू की थी। तो इन सब में भी डीबीटी का नेटवर्क जो है वो सरकार को बहुत ही काम आया था और ये डीबीटी के नेटवर्क की मदद से ही पेंडेमिक के दौरान सरकार को लास्ट माइल कनेक्टिविटी या फिर लास्ट माइल डिलीवरी, लास्ट माइल फाइनेंशियल डिलीवरी पहुँचाने के लिए जो है ये डीबीटी का जो नेटवर्क था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उनको काम आ गया था।
फ्री राशन लेने की बात हो, 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन देने की बात थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, तो उसमें डीबीटी का जो नेटवर्क था और पीएम स्वनिधि, उसमें डीबीटी ने बड़ी अच्छी तरीके से भूमिका अदा की थी। इंडिया मैनेज्ड टू प्रोवाइड फूड और कैश सपोर्ट टू अ रिमार्केबल, भारत ने 85% रूरल हाउस होल्ड है उनको फूड या फिर कैश सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डीबीटी का अच्छे से उपयोग किया था। 69% अर्बन हाउस होल्ड है उनको भी डीबीटी के नेटवर्क से सरकार ने जो है कुछ ना कुछ सुविधा दी थी, ऐसा वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट ने बोला था। तो मतलब कि डीबीटी जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। डीबीटी के बेनिफिट फ़ायदे क्या क्या है, तो इससे सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आसान हो जाता है। दूसरी बात की जो एंड डिलीवरी जो होती है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसमें जो कॉस्ट फ़ी होती है, कॉस्ट फ़ी या फिर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट वो बहुत ही कम रह जाती है। हेल्प द प्लग लीकेजेस इन वेलफेयर स्कीम में जो करप्शन हो जाते हैं, बीच मिडल मैन जो पैसे लेकर चले जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। हेल्प द वीड आउट फेक और घोस्ट बेनिफिशरीज, मैंने जो बोला कि जो डुप्लीकेसी या फिर फेक और घोस्ट बेनिफिशरी, कुछ लोग अमीर होते हैं फिर भी गरीब होने का सर्टिफिकेट बनाकर गरीबों का हक छीन लेते हैं, उसके पैसे करप्ट तरीके से जो है वो ले लेते हैं फेक कॉस्ट बेनिफिशरी बनकर, तो ये भी इसमें निकल जाता है क्योंकि डीबीटी में तो डायरेक्ट जो बेनिफिशरी है उसके आधार से ही बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो उसी में जो है वो चला जाता है। ट्रांसफर फंड टू जेन्युइन बेनिफिशरी, तो इससे क्या होता है, जो जेन्युइन बेनिफिशरी उसी को फंड ट्रांसफर होता है। इंश्योर्ड सिग्निफिकेंट सेविंग टू द एक्सचेकर इनेबल्ड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फंड, इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का जो फंड था इसका उपयोग वेरी एफिशिएंटली और वेरी इफेक्टिव तरीके से हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम थी, इसका रोड जो है, इसका रूट जो है किस तरीके से शुरू हुआ था। तो 2013 के अंदर इन्होंने सबसे पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के स्वरूप में इसका फर्स्ट फेज़ के अंदर इसको शुरू किया गया था। 7 स्कीम जो है वो डीबीटी के अंतर्गत लाई गई थी, मतलब कि 7 स्कीम की जो सुविधा है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी को ट्रांसफ़र की जाती थी। फिर 2014 के अंदर उसको पूरे के पूरे भारत के अंदर जो है वो एक्सपांड कर दिया गया। यह पूरा का पूरा मैप जो है वो आप देख सकते हैं और कहीं पे भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। अभी समझते हैं कि ये डीबीटी नेटवर्क के सामने आगे कौन कौन सी चैलेंजेस है या फिर अभी के समय यह कौन कौन सी चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, भारत के अंदर लोगों के पास डिजिटल डिवाइड है या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है या फिर कई बार बैंक अकाउंट तो है लेकिन उसको ऑपरेट कैसे करना है वो उसको पता नहीं चलते। मोबाइल के द्वारा ये नेट बैंकिंग और एटीएम वो सब कैसे चलाना है तो ये सब पता नहीं है उसको। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो इसकी ठीक नहीं है, मतलब कि चलो डीबीटी से पैसे तो दे दिए, बैंकिंग की सुविधा तो दे दी, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो कर दिया, लेकिन अगर उसमें वो जो व्यक्ति है उसको कोई समस्या का समाधान करना है या फिर फरियाद फाइल करनी है तो वो कहाँ कर सकते हैं, तो ऐसी कोई इसको एनहांस करने की ज़रूरत है। इनमें कुछ इंपावरिंग इनोवेटिव सिस्टम जो है वो लाने की ज़रूरत है। डीबीटी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ विटाल रोल फॉर इंडिया इन मीटिंग द डाइवर्स नीड ऑफ द पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, तो इनकी नीड को फुलफिल करने के लिए सबसे अच्छा रोल कौन प्ले कर सकता है, तो यह डीबीटी ही अच्छा रोल प्ले कर सकती है। और इससे हम इंश्योर कर सकते हैं, क्या इंश्योर कर सकते हैं, बैलेंस्ड इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ जो वो फुलफिल कर सकते हैं।